हेलो एवरीवन, आज हम उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क एवं राष्ट्रीय अभ्यारण्य। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टिकोण से, इसीलिए मैं इसे आगे भी करवा रही हूँ ताकि जिन लोगों का पेपर जल्दी है उनका ये चैप्टर छूटे ना। और अगर आप लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, डोजी लर्नर। और लगभग इसमें मैंने पूरी बीएस नेगी की बुक कंप्लीट कर ली है। आप लोग पुराने वीडियो देख के आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है 6, वन्यजीव विहार हैं 7, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं 4, विश्व धरोहर 2 हैं और रामसर साइट है 1। तो नेशनल पार्क की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो नेशनल पार्क किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष क्षेत्र जहां सभी प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों का पूर्ण रूप से प्रबंधन रहता है। राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में इन सिटू संरक्षण विधि से किया जाता है। तो जो नेशनल पार्क, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल पार्क इन सिटू है या एक्स सिटू है। तो जो भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं वो इन सिटू में आते हैं। और भी जहाँ हम स्पीशीज़ का कंजर्वेशन उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवा के करते हैं तो वो हमारा इन सिटू होता है। और एक्स सिटू में आते हैं हमारे जीन बैंक या फिर जो लैब में हम, जैसे बहुत सारे जो विलुप्त होने वाले हैं तो उनको हम लैब में संरक्षित करते हैं, तो वो हमारा एक्स सिटू में आता है। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। तो ये एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत स्वतंत्रता के बाद नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। यही कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा। 1957 ईस्वी में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नामकरण हुआ। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है ये मैच, मतलब जो मैच करने वाले आते हैं उसमें एक बार आया था ये पुराने एग्ज़ाम में। 2 राज्य के 2 जिलों पौड़ी और नैनीताल में इसका जो एरिया है वो 60 है और इसका जो प्रवेश द्वार है नैनीताल के ढिकाला में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून कॉर्बेट वाटरफॉल एवं पश्चिमी रामगंगा नदी भी बहती है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में ही बना था और राष्ट्रीय जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर तक के दायरे में अप्रैल 2012 में एक साइलेंस जोन घोषित किया गया था, जिससे कि जो वहाँ जीव जंतु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको इन्फ्लुएंस ना करे ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसलिए वहाँ साइलेंस जोन रखा गया था। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स का गठन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इस फोर्स के में थे 118 सदस्य और राज्य के उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। इसके बाद क्रमशः राजाजी नेशनल पार्क और उसके बाद आते हैं फूलों की घाटी में। कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बनाया गया था। ये भी शायद करंट अफेयर्स के उससे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो दूसरा नेशनल पार्क है वो है गोविंद राष्ट्रीय नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1980 को उत्तरकाशी जनपद में। उसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा ही किया जाता है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर हुआ। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बीच हर की दून घाटी, रुइसियारा झील एवं ओसका एवं तालुका में वन विश्राम गृह भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है, स्थित है चमोली ज़िले में। 1982 में इसकी स्थापना हुई और इसका प्राचीन नाम जो था वो था संजय गांधी नेशनल पार्क। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। इसका मुख्यालय है जोशीमठ में।
नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति था डब्ल्यू गार्डनर, 1883 में आया था। अब बात करेंगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में के केदारखंड में नंदन कानन व महाकवि कालिदास के मेघदूत कांडखंड में अलका कहा गया था। फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है वो है 87.50 वर्ग किलोमीटर और इसके मध्य से होकर पुष्पावती नदी निकलती। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार मैंने पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें देख लिया है। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान एवं 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये सारे नोट करते जाइए, इम्पोर्टेंट। इस घाटी में फूल खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर होता है। फ्रैंक स्मिथ घाटी भी इसे कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस घाटी की जो ये फूलों की घाटी है द वैली ऑफ फ्लावर अपनी पुस्तक में इसको प्रदर्शित किया था सबसे पहले, इसलिए इसे फ्रैंक स्मिथ घाटी भी कहते हैं। गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्मिथ का साथी होल्ड सबर था और 1939 में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेक इस घाटी में आई थी और एक दिन चट्टान से पैर फिसलकर उनकी यहीं मृत्यु हो गई थी। फूलों की घाटी को बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली व फ्रैंक स्मिथ घाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक खरपतवार है जो काफ़ी घाटी के लिए विनाशक है, उसका नाम है पॉलीगोनम अमेला या नट ग्रास जो नामक खरपतवार यहाँ काफ़ी फैल रही है। राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, गोविंद, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री, ये लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी स्थापना ज़रूर एक याद कीजिए और इनके क्षेत्रफल और ये कहाँ हैं। अब बात करेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। तो राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना 1935 में देहरादून में हुई थी और हरिद्वार में राजाजी विहार की स्थापना 1948 ईस्वी में एवं पौड़ी के चीला वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में हुई थी। 1983 में मोतीचूर, चीला एवं राजाजी विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया जिसका मुख्यालय है देहरादून में। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820.42 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अब बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1979 को हुई थी और उत्तरकाशी जिले में हुई थी। राज्य का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। आप गंगोत्री और कॉर्बेट में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि गंगोत्री जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जो कॉर्बेट है वो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार, तो वन्यजीव विहार में जैव विविधता का संरक्षण इन सिटू संरक्षण विधि से होता है। मैंने अभी बताया था वन्यजीव विहार, नेशनल पार्क, ये सारे इन सिटू में आते हैं और राष्ट्रीय पार्क की अपेक्षा मानव गतिविधियों में कुछ छूट होती है जैसे घास काटने, लकड़ी चुगने आदि। तो इन वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बीच यही डिफरेंस है एकमात्र कि जो नेशनल पार्क हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब वहाँ जो ह्यूमंस जो विलेजर्स होते हैं उनका इंटरफेयर थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ लोग घास के लिए जा सकते हैं, लकड़ी लेने जा सकते हैं, हल्का फुल्का यहाँ लोगों का भी मूवमेंट रहता है। मालन पशु विहार पौड़ी के लैंसीडौन क्षेत्र में पड़ता है। गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का पहला वन्यजीव विहार है जिसे स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। तो ये इन्होंने राज्य के वन्यजीव विहारों की सूची दी है जो 7 वन्यजीव विहार हैं। गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार, नंधौर वन्यजीव विहार। तो आप लोग इनकी स्थापना वर्ष और जनपद और इनका क्षेत्रफल ज़रूर याद करके जाइए, क्या पता ये मैथ वाले क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। उत्तराखंड में अन्य आरक्षित क्षेत्रों की अब हम बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 में हुई थी जिसका विस्तार है नैनीताल जनपद में। राज्य में मुख्य जंतु जो विलुप्ति की कगार पे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, तो माउंटेन क्वेल,
सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, बारहसिंगा, भूरे भालू, ऊद बिलाव, ये स्पीशीज़ हैं, ये विलुप्त होने की कगार में है उत्तराखंड में। तो इनके संरक्षण के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ हुआ 1991-92 में। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत हुई 1970 में। कश्मीर में हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत 1970। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। टाइगर रिजर्व परियोजना 1973। हाथी परियोजना 1992 और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई। उत्तराखंड के रामसर स्थलों की बात करें तो ईरान के रामसर शहर में 1991 ईस्वी को रामसर कंजर्वेशन हुआ। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वेटलैंड को रामसर स्थल घोषित किया गया, जिस भारत इसमें 1982 ईस्वी को शामिल हुआ था। तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति उत्तराखंड का पहला एवं देश का 38वां रामसर 2020 में घोषित हुआ, जो देहरादून की यमुना व आसन नदी के संगम पर है। काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, करंट से भी ये आ सकता है और उत्तराखंड के जीके में ये तो है ही है। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत 444.4 हेक्टेयर में फैला है। यह जलाशय साइबेरियन पक्षियों के सैरगाह के लिए भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षिति जो हैं वो हैं आसन वेटलैंड्स आरक्षिति, झिलमिल, पवालगढ़, नैना देवी, हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में। तो आप इनकी स्थापना वर्ष याद कर लीजिए और इनके क्षेत्रफल और ये कहाँ है। यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया और जो नेशनल पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य था ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ मैंने हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दी है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे या फिर आप दोबारा भी बना सकते हैं वीडियो पॉज कर करके, जिनके पास बुक नहीं है। जिनके पास बुक है तो वो ये चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाएँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ डोजी लर्नर। थैंक यू।